कमरे में गहरी खामोशी है। टेबल पर एक चेस बोर्ड पड़ा है। पीसेस बिल्कुल सीधे खड़े हैं, किंग, क्वीन, रॉक, नाइट। मगर ये कोई नॉर्मल चेस गेम नहीं है। इस बोर्ड पर कंट्रीज खेल रही हैं। एक साइड पर ईरान खड़ा है और इसकी ऑपोजिट साइड पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें। United States military began major combat operations in Iran. लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस चेस गेम में कभी कभी दो नए प्लेयर्स बोर्ड पर आकर खड़े हो जाते हैं, एक रशिया और दूसरा चाइना। वो मूव नहीं करते, खामोशी से खड़े रहते हैं। मगर जब भी ईरान का किंग गिरने लगता है, कुछ ऐसा होता है कि ओपोनेंट का हर प्लान फेल हो जाता है। सोचने की बात यह है कि आखिर क्यों रशिया और चाइना बार बार इस गेम में एंटर हो जाते हैं? क्यों वो ईरान को गिरने नहीं देते? क्या ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है, या फिर इस चेस बोर्ड पर कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है जो दुनिया को नजर नहीं आ रही? और अगर वाकई में कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है तो इसका अगला मूव क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इतना पीछे कि जब आज का मिडिल ईस्ट एग्जिस्ट भी नहीं करता था, जब ना मॉडर्न बॉर्डर्स थे, ना सैटेलाइट, ना न्यूक्लियर मिसाइल, सिर्फ एम्पायर्स थे। ये बात है 1979 की, एक ऐसा साल जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। शाह की गवर्नमेंट गिर गई और एक नया इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया। एक रात में ईरान की पूरी डायरेक्शन बदल गई। इस तब्दीली ने सिर्फ ईरान की पॉलिटिक्स चेंज नहीं की, इसने पूरी दुनिया के पावर इक्वेशंस को हिलाकर रख दिया। मगर उस वक्त दुनिया ऑलरेडी एक और चेस गेम खेल रही थी, कोल्ड वार। एक साइड पर यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी साइड पर सोवियत यूनियन। इन दो सुपर पावर्स के बीच पूरी दुनिया एक चेस बोर्ड बन चुकी थी और ईरान उस बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पीस बन गया। मगर उस वक्त शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि अगले कुछ सालों में ईरान सिर्फ एक रीजनल कंट्री नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा प्लेयर बन जाएगा जिसकी वजह से रशिया, चाइना और दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने पर मजबूर हो जाएंगी। आज जो चेस गेम चल रही है उसका स्टार्ट उसी साल से होता है, 1979 से। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है, क्योंकि ईरान की रियल इंपॉर्टेंस सिर्फ उसकी पॉलिटिक्स में नहीं है, बल्कि उसकी लोकेशन में है। जब आप मैप को जरा ध्यान से देखते हैं तो एक ऐसी चीज नजर आती है जो शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक छोटा सा पानी का रास्ता जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नाम से जानती है। यहाँ से ही शुरू होती है वो कहानी जो बताती है कि रशिया और चाइना ईरान को गिरने क्यों नहीं देते। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज नाम छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर ये रास्ता एक दिन के लिए बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। ये पतला सा समुद्री रास्ता जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ता है और हर दिन दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से होकर गुजरता है। सोचो जरा, दुनिया की हर 5 में से एक ऑयल शिपमेंट ऐसी जगह से क्रॉस करती है और उसी रास्ते के बिल्कुल पास कौन बैठा है? ईरान। यानी अगर ईरान चाहे तो वो इस रास्ते को बंद भी कर सकता है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अक्सर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चौक पॉइंट भी कहा जाता है। यही वो पॉइंट है जहां से रशिया और चाइना स्टोरी में एंटर होते हैं। क्योंकि मॉडर्न दुनिया में सबसे पावरफुल चीज क्या है? जाहिर सी बात है, आप यही कहेंगे कि एनर्जी। फैक्ट्रीज चलानी हो, सिटीज को पावर देनी हो, मिलिट्री मशीन्स को चलाना हो, सब कुछ एनर्जी पर डिपेंड करता है। और एनर्जी का मतलब है ऑयल और गैस। अब यहाँ चाइना को देखो। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, चाइना खुद इतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता जितना उसे चाहिए होता है। इसलिए उसे हर साल बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है और उस ऑयल का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाए तो चाइना की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए बीजिंग एक चीज से बहुत ज्यादा डरता है, एनर्जी सप्लाई का डिस्टर्ब हो जाना। और अगर ईरान कोलैप्स कर जाए तो मिडिल ईस्ट में एक ह्यूज पावर वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और ग्लोबल प्राइसेस में काफी इंक्रीजेस आ सकते हैं। यही वजह है कि चाइना के लिए ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एनर्जी हासिल करने का बहुत बड़ा जरिया है। मगर रशिया की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस एक्सपोर्टर्स में से एक है। रशिया को मिडिल ईस्ट में एक चीज चाहिए होती है, इन्फ्लुएंस। अगर ईरान स्ट्रांग रहता है तो रशिया को रीजन में एक न्यूट्रल पार्टनर मिल जाता है, एक ऐसा पार्टनर जो वेस्ट के प्रेशर को बैलेंस कर सकता है। इसलिए मॉस्को और ईरान के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, स्पेशली यूक्रेन वार के बाद, जब ईरान ने रशिया को बहुत एडवांस ड्रोन्स
प्रोवाइड की है। ये कॉपरेशन सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि इसने दोनों मुल्कों के दरमियान एक नई स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग को पैदा कर दिया। और यहाँ बात सिर्फ तेल और गैस तक महदूद नहीं रहती, बात है उस इनविजिबल जंग की जो दुनिया को नजर नहीं आ रही, जिसे हम कहते हैं द वॉर्स ऑफ सिग्नल्स। मॉडर्न वार्स में सबसे डेंजरस वेपन कभी कभी मिसाइल्स नहीं होते, बल्कि इंफॉर्मेशन होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस कंट्री के पास उसके ओपोनेंट की ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है वो अक्सर एडवांटेज में होती है, और इसी जगह पर रशिया और चाइना का रोल और ज्यादा क्लियर हो जाता है। मॉस्को ने ईरान को ड्रोन्स के बदले में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और सिग्नल्स इंटेलिजेंस सिस्टम में ऐसी मदद दी है जिससे वो रीजन में होने वाली हर हरकत को पहले से क्लियरली डिटेक्ट कर सकता है। यानी अगर कोई नेवल फ्लीट पर्शियन गल्फ में मूव करे या कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी बेस से टेक ऑफ करे तो ईरान के पास उस चीज का सिग्नल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिग्नल्स दरअसल रशिया के उन सैटेलाइट्स और रडार्स से लिंक हैं जो 24 घंटे दुश्मन पर नजर रखे हुए हैं। अब जरा दोबारा फिर से उस चेस बोर्ड को देखो। एक प्लेयर को पता है कि ओपोनेंट अगला मूव क्या करने वाला है, तो गेम जीतना कितना आसान हो जाता है। रशिया और चाइना ईरान को ओपनली डिफेंड नहीं करते, वो डायरेक्टली वार में एंटर नहीं होते, ना ही ओपनली अनाउंस करते हैं कि वो ईरान की साइड पर हैं, बल्कि वो साइलेंटली ईरान को सपोर्ट करते हैं। डिप्लोमेटिक सपोर्ट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो बाहर से नजर नहीं आता, मगर गेम को हमेशा के लिए चेंज कर देता है। जियोपॉलिटिक्स में अक्सर सबसे पावरफुल चीज वो होती है जो ओपनली नजर नहीं आती, इसलिए लोग न्यूज में सिर्फ मिसाइल्स और एक्सप्लोजन्स को देखते हैं, वो रियल बैटलफील्ड मिस कर देते हैं, क्योंकि असली गेम कभी कभी सैटेलाइट्स के सिग्नल्स में चल रही होती है या बंद कमरों में जहां ग्लोबल स्ट्रेटजीज प्लान होती हैं। लेकिन इस पूरे अलायंस की एक डार्क रियलिटी भी है। रशिया और चाइना ईरान को इसलिए नहीं बचा रहे कि वो उससे मोहब्बत करते हैं, बल्कि वो ईरान को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि ईरान उनका सबसे बड़ा बफर जोन है। अगर ईरान गिरता है तो अमेरिका और उसके अलायंस डायरेक्ट रशिया और चाइना की सरहदों के करीब पहुंच जाएंगे। ईरान वो ढाल है जो गोलियां अपने सीने पर खा रहा है ताकि मॉस्को और बीजिंग महफूज रहें। ये एक ऐसी हिफाजत है जिसकी कीमत ईरान अपनी ऑटोनॉमी से चुका रहा है। आज ईरान का हर मूव दरअसल बीजिंग की इकोनॉमिक इंटरेस्ट और मॉस्को की मिलिट्री स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई। सोचिए अगर कल किसी दिन ईरान सच में कोलैप्स हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में पावर वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, रीजनल प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, एनर्जी मार्केट्स अनस्टेबल हो सकती हैं और दुनिया का पावर बैलेंस अचानक चेंज हो सकता है। रशिया का साउदर्न रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, चाइना का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सिल्क रोड प्रोजेक्ट तबाह हो जाएगा। इसलिए रशिया और चाइना शायद एक चीज कभी नहीं होने देंगे, वो ईरान को कभी भी कंप्लीटली गिरने नहीं देंगे। मगर जियोपॉलिटिक्स का सबसे गंदा रूल ये है कि यहाँ परमानेंट दोस्ती नहीं होती, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। आज जो आपका पार्टनर है वो कल चेंज भी हो सकता है, आज जो आपको सपोर्ट मिल रही है वो कल को खत्म भी हो सकती है। इसलिए चेस बोर्ड पर गेम अभी खत्म नहीं हुई, पीसेस अभी भी मूव हो रहे हैं, स्ट्रेटजीज अभी भी चेंज हो रही हैं और हो सकता है कि अगला मूव दुनिया को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ले जाए। मगर एक बात क्लियर है कि अगर आप उस चेस बोर्ड को दोबारा देखो तो समझ आता है कि ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक क्रिटिकल प्लेयर बन चुका है, और जब तक वो प्लेयर बोर्ड पर खड़ा है गेम बैलेंस में रहता है। मगर अगर किसी दिन वो प्लेयर गिर गया तो शायद दोबारा बोर्ड ही उलट जाएगा। दुनिया एक नए निजाम की तरफ बढ़ रही है जहां ताकत का मरकज बदल रहा है, जहां सिग्नल्स मिसाइल से ज्यादा कीमती हैं और जहां दोस्ती सिर्फ प्रॉफिट पॉलिटिक्स का नाम है। अब असल सवाल ये है कि आपके ख्याल में रशिया और चाइना का ईरान को सपोर्ट करना दुनिया को स्टेबल बना रहा है या फिर ये एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जो फ्यूचर में किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकती है। क्या ये ढाल वाकई हिफाजत है या ये आने वाले तूफान की तैयारी? सोचकर जरूर बताना, क्योंकि इस गेम में अब कोई भी महफूज नहीं है। और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।